पड़ेगी आपको इसकी। मैक्सिमा मिनिमा डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके असाइनमेंट में पेज नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 4, असाइनमेंट में पेज नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है हमारा h इक्वल्स टू ut प्लस या माइनस डजंट मैटर gt स्क्वायर। इसमें वो पूछता है द हाइट रीच्ड इन टाइम t बाय ए पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड विद ए स्पीड u इज गिवन बाय h इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। फाइंड द टाइम टेकन इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। उसने एक सेंटेंस यहां हमें दिया, फाइंड द टाइम टेकन इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, मैक्सिमम हाइट का कॉन्सेप्ट यहां निकालना होगा। उसके लिए पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था, हाइट हमें मैक्सिमम के कॉन्सेप्ट में निकालनी है। वेरिएशन किसका हो रहा है, टाइम का। g कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है, टाइम हमारा वेरी कर रहा है। तो सिंपल सा हम लोग इसको लिखेंगे dh ओवर dt। डिफरेंशिएट करेंगे इस पूरी इक्वेशन को किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, dh ओवर dt। अगर हम लोग इसमें बात करें तो डिफरेंशिएशन भी सिंपल सा d ut ओवर dt माइनस 1/2 d gt स्क्वायर ओवर dt। पिछले टाइम पे जो हम लोगों ने फॉर्मूले लिखे थे उन्हीं के बेसिस पे है, कुछ नया नहीं है। जहां से टर्म सेपरेशन हो रहा है वहां पे हमने टर्म सेपरेशन कर दिया। अब अगर मैं इस पूरे में देखता हूं तो एक बार t आ रहा है, मैं इसको लिख सकता हूं u dt ओवर dt माइनस 1/2 g यहां कांस्टेंट है, g d ओवर dt t स्क्वायर। फर्दर आई में राइट u dt ओवर dt 1। कैसे, उसी फॉर्मूले के बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि dt से dt कैंसिल आउट हो गया 1 हो गया, कैंसिल आउट होने का कांसेप्ट नहीं है। माइनस 1/2 g t स्क्वायर का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो फॉर्मूला मेरे पास में है क्या, h पावर n d ओवर dx इक्वल्स टू n x पावर n माइनस 1। याद आ गया? यही फॉर्मूला अगर मैं इसमें अप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू टी, 2 माइनस 1। सिर्फ समझने के लिए 2 से 2 ये कैंसिल आउट, दैट इज u माइनस gt। फॉर मैक्सिमा दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ये मैक्सिमा की कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस की थी। क्या किया था, मैक्सिमा की कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस की थी कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 0। हमें टाइम निकालना था तो हम सिंपली यहां से क्या लिखेंगे, gt इक्वल्स टू u या t इक्वल्स टू u बाई g। अब अगर आपके पास में इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g दे रखा है, तो आप इजीली वो टाइम निकाल पाएंगे जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। ठीक है, नो डाउट। क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपके असाइनमेंट का, तो अब आपको घर पे जाकर के अपने आप से दोबारा करना है। नहीं समझे, अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, फिर आपको ये अपने आप से करना है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, मैं कहता हूं एट व्हाट टाइम हाइट मस्ट बी मिनिमम। क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा के लिए काम तो मेरे को एक ही करना था, काम में तो कोई अंतर है नहीं भाई। मैक्सिमा के लिए यही काम करना है मेरे को, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और 0 के बराबर डालना है, और मिनिमा के लिए भी यही करना है कि मेरे को वेरिएबल t है तो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है और 0 के बराबर डालना है। ठीक, यहां तक तो हम पहुंच गए, ठीक है। लेकिन मैक्सिमा का टाइम मैंने कह दिया भाई ठीक है, मिनिमा का टाइम क्या होगा, काम तो यही करना था। आप लोग अपने नोट्स को देखेंगे, नोट्स में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे
नोट्स में आगे बढ़ते हैं और पेज नंबर 12 देखते हैं। सब लोग निकाले पेज नंबर 12। सबसे ऊपर इसमें हमने दिया है जस्ट बिफोर द मैक्सिमम द स्लोप इज पॉजिटिव। इस चीज को लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये कॉन्सेप्ट था मैक्सिमा का। मैक्सिमा से जस्ट बिफोर अगर मैं इसका स्लोप निकालता हूं तो वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और एग्जैक्टली मैक्सिमा पे क्या होता है? जीरो होता है। ये तो बात थी। जस्ट बिफोर द मैक्सिमा द स्लोप इज पॉजिटिव, एट द मैक्सिमम इट इज जीरो, एंड जस्ट आफ्टर द मैक्सिमम इट इज नेगेटिव। इसके जस्ट आफ्टर यहां पे स्लोप क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। ठीक है। Thus dy over dx decreases at maximum and hence the rate of change of dy over dx is negative। यानी dy over dx का अगेन जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये बात समझ आई या नहीं? dy over dx का रेट ऑफ चेंज, इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ dy dx कैसा होगा? ये नेगेटिव होगा। ये जो सेंटेंस मैंने अभी पढ़ा है इसको फिर दोबारा से देखेंगे। Thus dy dx decreases at a maximum and hence the rate of change of dy over dx is negative at maximum, implies that dy over dx must be less than। तो यहां से इस कंडीशन से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर मैं फर्दर इस इक्वेशन को या इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट करने पर अगर ये कंडीशन मेरी फुलफिल होती है, कौन सी वाली? वैल्यू मेरी जीरो से कम आती है यानी नेगेटिव आती है, तो ये मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट है। इसी में आगे हम लोगों ने कंटिन्यू किया हुआ है। हेंस द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा dy over dx equals to 0 and d2y over dx square is less than 0। और आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। जब हम डिफरेंशिएट करने के बाद दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो इसे बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव। और सेकंड डेरिवेटिव में ये टेस्ट कंडीशन लगा दी हमने कि सेकंड डेरिवेटिव अगर हमारा जीरो से कम है तो मैक्सिमम होगा, और अगर सेकंड डेरिवेटिव d2y ओवर dx स्क्वायर बड़ा है जीरो से तो ये मिनिमा की कंडीशन होगी। यानी जो पहली कंडीशन थी वो तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए एक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन अब ये कंडीशन मेरी मैक्सिमा के लिए निकल के आई है या मिनिमा के लिए निकल के आई है, ये मुझे चेक करना है। तो फर्दर मेरे को एक बार डिफरेंशिएट और करना होगा, और करने के बाद मैं इनमें से चेक लगाऊंगा कि ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है या ये वाली कंडीशन। ठीक है। वैसे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो 11th का हमारा कंटेंट है उसमें हमें हमेशा वो मैक्सिमा के लिए पूछता है, मिनिमा के लिए कोई पूछता ही नहीं है। इन केस मिनिमा की बात होती है तो सीधे सीधे आंसर हम लोग जीरो डाल देते हैं, क्योंकि हमारी सारी रियल सिचुएशंस होती हैं, कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं होती। एग्जांपल यही वाला है, मान लीजिए मेरे पास में ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और अगर मैं ऐसे ऐसे ऊपर फेंकता हूँ, ठीक, तो जिस समय इसकी हाइट जीरो है जहां से मैं इसको फेंक रहा हूँ उसी समय तो टाइम जीरो होगा। बोलो, मैक्सिमम के लिए पर्टिकुलर कोई टाइम निकल के आएगा जहां ये मैक्सिमम हाइट है, तो मेरा ये निकल गया है, मैक्सिमम के लिए निकल गया है। और अगर मैं मिनिमम के लिए बात करता हूं तो जीरो सीधे सीधे डाल देता हूं। लेकिन फिर भी मैथमेटिक्स का कहीं फेलियर ना हो, इसलिए ये कंडीशन हम लोगों ने यहां पर डिस्कस की है कि हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब इस इक्वेशन को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। दोबारा से डिफरेंशिएट करने पे अगर ये पहली वाली कंडीशन फुलफिल होती है तो मैक्सिमा के लिए है, और दूसरी वाली कंडीशन फुलफिल होती है तो वो मिनिमा है। Got it or not it? That is the concept regarding to maxima and ये बात समझ आ गई? डाल के देखते हैं। इस इक्वेशन का मैं डबल डेरिवेटिव निकालता हूं, तो डबल डेरिवेटिव वही लिखूंगा मैं d ओवर dt dh ओवर dt, या इसको लिख सकता हूं d2h ओवर dt स्क्वायर इक्वल्स टू du ओवर dt माइनस dgt ओवर dt। किसी को दिक्कत तो नहीं है? देखा जरा,
ये जो वैल्यू मेरे निकल के आई थी, किसकी निकल के आई थी? dh ओवर dt की निकल के आई थी। इसको मैंने फर्दर डिफरेंशिएट किया है, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के में, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कौन है? टाइम है। एक मिनट, हेलो जी, बोलो मैडम, मैं अभी जरा ना ग्रुप ले रहा हूँ, तो आप 1 घंटे बाद फोन कर लेना प्लीज। हाँ भाई, तो हम लोगों ने ये कंडीशन चेक लगाने के लिए कि ये जो पर्टिकुलर हमारा निकल के आया है, ये मैक्सिमा के लिए निकल के आया है या मिनिमा के लिए निकल के आया है, फर्दर क्या किया? इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया। इस इक्वेशन को मैंने दोबारा से डिफरेंशिएट किया तो d ओवर dt बाहर लाया, dh ओवर dt ये वाला है, यहाँ पे इसको सॉल्व करके d2h ओवर dt स्क्वायर लिखा, यानी ये वाली चीज और ये वाली चीज एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इस इक्वेशन के लिए मैंने क्या किया? इस u का डिफरेंशिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो du ओवर dt हो गया, माइनस का साइन अपनी जगह पे, d ओवर dt dt। किसी को दिक्कत? अब जरा देखें फर्दर क्या होगा इसमें। फर्दर अगर मैं बात करूंगा तो u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इक्वेशन से तो वाकिफ है ना, ये इक्वेशन तो आप लोग 9th में पढ़ के आते हैं ना। h हाइट, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, 1/2 कांस्टेंट, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट, t स्क्वायर इज अगेन ए वेरिएबल t टाइम। ठीक है, तो अब टाइम के रेस्पेक्ट में मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो जहां जहां t आ रहा है वही वही मेरी चीजें क्या होंगी? डिफरेंशिएट होंगी, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में मेरा u कैसा है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0 माइनस g बाहर आ गया, dt ओवर dt बचा, यानी कि कितना हो गया? 1। दैट इज इक्वल टू व्हाट? d2h ओवर dt स्क्वायर। अब जरा इस चीज को देखिए, ये जो माइनस का g है, इज इट लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1? लेस देन 1 एब्सोल्यूटली। जब ये लेस देन 1 है तो इसमें से कौन सी कंडीशन फुलफिल हुई? इसका मतलब ये जो हमने निकाला था किसके लिए निकाला था? तो हमारा चेक लग गया। वैसे मैं ये आपको यकीन दिला सकता हूं कि फिजिक्स में इस तरह का चेक आपको सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलेगा, इंजीनियरिंग या मेडिकल के एंट्रेंस में मिलेगा, सीबीएसई में कभी नहीं मिलेगा। वैसे भी ये जो काम हम लोग कर रहे हैं ये एक एसेंशियल पार्ट है, तो ये हम इंजीनियरिंग वाला ही काम कर रहे हैं। आपके नोट्स पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है इंजीनियरिंग एंट्रेंस, लिखा हुआ है ना। तो ये बिगिनिंग वाला जो काम है वो सबके लिए एक तरीके से कॉमन हम लोग रखते हैं, जिससे कि हर बच्चे का बेस जो है थोड़ा सा मजबूत हो जाए। ओके, ऑल थिंग्स आर क्लियर? कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो मैक्सिमा कब होगा, मिनिमा कब होगा, मिनिमा की कंडीशंस कब आएगी, मैक्सिमा कंडीशन कब आएगी? आई होप सो। अब जब आप इस चीज को मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ जो काम हम लोगों ने 2 क्लासों में खत्म किया है वो मैथमेटिक्स में कम से कम 1.5 महीना लगेगा। ठीक है, और शायद वो सब 12th में पढ़ेंगे आप लोग, 11th में डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे भी नहीं। चूंकि हमें इसकी यही जरूरत पड़ती है इसलिए इसको तैयार करना जरूरी है, और तैयार करने के लिए बहुत एडिशनल बुक्स या क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। जो असाइनमेंट हमने आपको प्रोवाइड कर रखा है बस ये असाइनमेंट पूरा कर लीजिए, उससे हमारा काम चल जाएगा। फिर बाकी जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है, आगे की बात करनी है, वो सब आप लोग मैथमेटिक्स करते रहेंगे। आगे बढ़े, किसी को नोट तो नहीं करना? नोट करना है तो जल्दी से नोट कीजिए। चले आगे। गुड। मैक्सिमा मिनिमा की ये जो कंडीशंस थी, इनके बाद अगर हम लोग बात करना चाहें असाइनमेंट की, तो क्या असाइनमेंट में से आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं? अगर क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपकी समझ में नहीं आया या आपसे नहीं हो रहा तो उसे मुझे बताएं, मैं उसे अभी यहाँ पे करके दिखाऊं। जी, इसका फॉर्मूला हमने दे ही रखा है, आप क्वेश्चन नंबर बताइए, मैं उसी के बेसिस पे एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट का 4। देखिए इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है 2x³ माइनस e⁻x। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इसमें ये फॉर्मूला दे नहीं रखा, इसमें से आपको दिक्कत आई है, आपकी कोई गलती इसमें नहीं है। कोई भी मैथमेटिक्स की बुक अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। और यहाँ जो हमारा पर्पस था वो सिर्फ ये पर्पस था कि जो माइनस के साइन से हमारा टर्म चेंज हो रहा है उसके आगे हमें कैसे करना है। एक छोटा सा फॉर्मूला लिखते हैं और आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा।
y इक्वल्स टू e टू द पावर x और मैं जानना चाहता हूं dy ओवर dx। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं और यहां पे x, ये ध्यान देने योग्य बात है। अगर ये दोनों चीज सेम नहीं है तो मैं परेशानी में फंस जाऊंगा और उसके लिए मुझे कुछ और मैथमेटिक्स के रूल्स पढ़ने होंगे। लेकिन आपका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा ही है। ये कहता है 2x क्यूब माइनस e टू द पावर x दैट इज y इक्वल्स टू, और आपको dy ओवर dx फाइंड आउट करना है। ये कह रहा है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। ठीक, करते हैं भाई। इसको अगर मैं करूंगा तो d ओवर dx 2x क्यूब माइनस d ओवर dx e टू द पावर x। ठीक, पहले यहां की बात पूरी कर देता हूं। यहां जब मैं इसको इस तरीके से करता हूं तो इसका आंसर e टू द पावर x आता है, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जब मैं e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x तो इसका आंसर e टू द पावर x ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहां अगर हम देखते हैं तो देखिए ये हो गया 2 मेरा बाहर, dx क्यूब ओवर dx माइनस d ओवर dx। यहां बाहर निकालने के लिए कुछ है नहीं, एक स्टेप मैंने फालतू लिखा है, आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, दैट इज 2। इसके बाद मैं करूंगा तो 3 मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर 3 माइनस 2 माइनस सिंपली यू राइट 6x कितना हो गया 2 माइनस e टू पावर x। ये हम लोगों को इसका आंसर मिल गया। नो डाउट? और बोलिए इसी का 5th पार्ट। अच्छा, लॉग वाला फॉर्मूला तो शायद हमने दे रखा है इसमें, तो ये भी इसलिए थोड़ा सा ये कोई बात नहीं कि y इक्वल्स टू लॉग ex है। तो इसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है, मैं यहां से दिखा देता हूं आपको। पेज नंबर 11 पे सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला है। आई होप सो मैंने आपको ये बात बताई भी थी कि ये फॉर्मूले जनरली यूज नहीं होते फिजिक्स में, इसलिए हम इनको एक तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। अब उसका एक क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ डाल रखा है, बताना जरूरी हो रहा है, तो हम लोग इसको बता देते हैं। ये जो आंसर होता है 1/x log a बेस e होता है, ये होता है। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला है, आपको यही जनरल फॉर्मूला सीधे इसमें यूज करना है। इसके बेसिस पर जो 5th पार्ट है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये याद है? किसी को नोट करना हो तो जल्दी से नोट कर लो, क्योंकि असाइनमेंट आप लोगों को तैयार करके भी देना है। वैसे बेहतर तरीका ये है कि आप लोग यहाँ पे समझ लें और घर जाकर के इसको अपने आप से कर लें। ठीक है बेटा? हटा दो ये। तो ये अच्छी बात है कि जो फॉर्मूले आपसे डिस्कस नहीं किए गए थे, शेयर नहीं किए गए थे, उन्हीं में आपको प्रॉब्लम है। इसका 5th पार्ट 6 log e बेस x माइनस स्क्वायर रूट x माइनस 7। ये तो बात है जी। देखिए इसको मेरे को ये क्या है y इक्वल्स टू है, मेरे को dy ओवर dx करना है। तो पहले स्टेप में मैं लिखूंगा d, ब्रैकेट में पूरा लिख दीजिए 6 log e बेस x माइनस स्क्वायर रूट x माइनस 7 ओवर dx। नेक्स्ट स्टेप में जितने भी टर्म है उनको सबको सेपरेट कर दीजिए, दैट इज d 6 log e बेस x ओवर dx माइनस d स्क्वायर रूट x ओवर dx माइनस d 7 ओवर dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 6 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, d log e बेस x ओवर dx माइनस d, यहाँ पे लिखता हूं मैं x टू पावर 1/2, कुछ और करने के लिए मेरे पास है ही नहीं, तो इतना थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। हर स्टेप पे कुछ ना कुछ चेंज तो करना ही है ना। और यहाँ अगर मैं बात करता हूं तो इसमें कुछ करने की खास जरूरत ही नहीं है, सीधे 0 प्लेस कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ 7 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू x।
यानी x के साथ साथ 7 बदलता नहीं है, 7 तो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। और ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, नो डाउट। ओके, नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो 6 तो अपनी जगह पे हो गया, log e बेस x, यू राइट इट। ये फॉर्मूला आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा कितना, 1/x, 1/x log e बेस e, और log e बेस e की वैल्यू होती है 1। log e बेस e की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। और जहां तक इसका प्रश्न है तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, ये तो होगा। ये हो जाएगा 6/x माइनस 1/2 x की पावर -1/2, also you write 6/x minus 1/2 square root x, that will be your answer। ये बात सब लोग समझ आ गई, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, that is the concept। तो स्पेशली लॉग में थोड़ी सी आप प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, असाइनमेंट में से जितने भी लॉग वाले क्वेश्चंस हैं छोड़ सकते हैं। हम लोग जब लॉग पढ़ा रहे थे तो इस बात को डिस्कस भी कर रहे थे कि फिजिक्स में लॉग की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, मैथ्स में आपको लॉग की जरूरत नहीं पड़ेगी, केमिस्ट्री में आपको लॉग की जरूरत पड़ेगी, वहां भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लॉग की जो टेबल्स हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक, यहाँ डाल रखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर के, व्हाटएवर, सब एक अलग मैटर है। तो आप लोग लॉग वाले क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए और बोलिए सर, अगर किसी का कोई और डाउट है तो आप बोलिए। नहीं है, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग इसमें देखना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। ब्रैकेट को एक्स ले लेंगे, वो आगे का काम है, बाकी हमें एक्स लेने की जरूरत नहीं है, हमारा काम ऐसे ही हो जाता है। और इवन एक आसान क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ये हटा दें, हटा दें ये। देखिए मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेता हूं, y इक्वल्स टू सपोज a sin ओमेगा t। मैंने असाइनमेंट का क्वेश्चन छोड़ दिया, आपने क्वेश्चन नया ले लिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, हमें इसकी जरूरत कंपैरेटिवली काफी ज्यादा पड़ेगी 11th में भी और 12th में भी, इस पर्टिकुलर आर्गुमेंट की। यहां मैं निकालता हूं dy/dt, वेयर t इज द टाइम, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। ये हो जाएगा d a sin ओमेगा t ओवर t। a कांस्टेंट है, a, अब आप कहेंगे साहब हमें तो नहीं पता कांस्टेंट है, अभी समझाते हैं, समझते समझते थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। बेसिकली y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t जो है वो इक्वेशन है सिंपल पेंडुलम जब ऑसिलेट करता है तब की। तो जो हमारी 11th की लास्ट यूनिट होगी ऑसिलेशंस वाली, उसमें ये इक्वेशन कहां से आई है, कैसे आई है, हम लोग समझेंगे। लेकिन अभी ये समझ लेते हैं कि y क्या है, a क्या है, ओमेगा क्या है और t क्या है। ये वेरिएबल्स की डेफिनेशन हम लोग यहां कर देते हैं। ये रिजिड सपोर्ट से बना हुआ कोई सिंपल पेंडुलम, इसको हमने क्या किया, ऐसे करके शिफ्ट किया और यहां पे छोड़ दिया। ऐसे सी बात है, ये ऐसे करके ऑसिलेट करेगा, सब लोग जानते हैं। तो पर्टिकुलर किसी समय पर, मान लीजिए उस समय ये यहां है, तो पर्टिकुलर किसी समय पर ये है स्मॉल डी, इंस्टेंटेनियस टाइम जो बदलता रहेगा। पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, स्मॉल डी। मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जहां तक दूर से दूर जा सकता है, दैट इज एम्पलीट्यूड ए। गॉट इट? पूरा एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में इसको टाइम लगता है कैपिटल डी। तो देखिए ए हो गया,
टी हो गया वाई, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, जिस पर्टिकुलर समय हम देख रहे हैं उस समय ये मीन पोजीशन से कितना अलग है, दैट इज वाई। ठीक, अब बात आई ओमेगा। साहब हम ओमेगा के बारे में नहीं जानते, जो लोग बच्चे बिगिनिंग से बैठे हुए हैं उनको पता है ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा ओवर कैपिटल टी। चलो मैं स्मॉल टी कर देता हूं, इंस्टेंटेनियस ले लेता हूं, ये इंस्टेंटेनियस ओमेगा हो गया। ओवरऑल में बात करता हूं तो थीटा हो गया 2 पाई एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए, और कैपिटल टी हो गया टोटल टाइम। तो ओमेगा की वैल्यू होती है कितनी, 2 पाई ओवर कैपिटल टी। अब जब तक मुझे ये नहीं पता कि ओमेगा के अंदर भी कहीं ना कहीं टी छुपा हुआ है, तब तक निश्चित सी बात है इस डिफरेंशिएशन को करने में मुझे थोड़ी सी परेशानी होगी। क्वेश्चन बहुत छोटा सा था, लेकिन उसके पीछे की सारी कहानी मुझे जाननी है। ये एक अलग बात है कि जब इसका नंबर आएगा तब तक 11th खत्म हो चुकी होगी। डिफरेंशिएशन में कुछ फॉर्मूले हैं, उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए आज एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक, यानी जब इसका नंबर आएगा तब तक आप 1 साल बड़े और हो चुके होंगे। जो लोग 15 साल के हैं वो 16 के हो चुके होंगे, 16 के हैं 17 के हो चुके होंगे। ठीक, और 12वीं में जाने की तैयारी हो रही हो, तो उससे आपको परेशानी की बात नहीं है। चलिए अब जरा बात हम करते हैं a d ओवर dt sin ओमेगा t। ठीक, जो sin ओमेगा t है इसको मैं थोड़ी देर के लिए मान सकता हूं क्या, sin थीटा। और sin थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, तो बताएगा मुझे, cos थीटा। वेरी गुड, cos। ठीक, तो मैं इस पूरे को थीटा मानते हुए यहां पहले लिख देता हूं a cos ओमेगा टी। भाई थीटा है तो थीटा लिखा मैंने, ओमेगा टी है तो ओमेगा टी। ठीक है, लेकिन अब चूंकि इस थीटा के अंदर ओमेगा था और ओमेगा के अंदर कैपिटल टी था, नहीं समझे? ओमेगा जो बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कैपिटल टी यानी टाइम की हेल्प से बना हुआ है, टाइम की हेल्प से बना हुआ है, और मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो मुझे अगेन क्या लिखना होगा, डी ओमेगा टी ओवर डी टी। क्यों? क्योंकि ओमेगा के अंदर क्या है मेरा, ये भी मेरा वेरिएबल है। जिन लोगों को समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वेट करेंगे, जब मैथमेटिक्स में हमारा होगा, बहुत सारी प्रैक्टिस इसके ऊपर करेंगे तो आ जाएगा। बाकी ऐसी मुश्किल बात भी नहीं है, 2-3-4 बार करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू हाँ हमेशा यही होती है। ठीक है, 2 पाई यहाँ कंप्लीट एंगल सबटेंडेड है और कैपिटल टी उस पूरे एंगल को सबटेंड करने में लगा हुआ टाइम है, तो हमेशा यही वैल्यू होगी। ठीक, अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, ये तो मेरा कांस्टेंट हो गया, इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो आंसर आता है मेरा ओमेगा। कितना आता है, ओमेगा। तो ये हो गया a cos ओमेगा t इंटू ओमेगा। अब ध्यान रहे ये एंगल है, तो एंगल में ओमेगा से मल्टीप्लाई मत कर देना, कोई बच्चा गलती से cos ओमेगा स्क्वायर t मत लिख देना इसको। ये क्या है, मेरे पास अलग वैल्यू है, तो मैं इसको आगे लिखूंगा, दैट इज a ओमेगा cos ओमेगा t, दैट विल बी योर आंसर। ठीक, इसके लिए फॉर्मूला हमने कौन सा यूज किया है ये मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे जरूर। अगर हम लोग देखें पेज नंबर 10 पे, तो 1 2 3 4 5 पांचवी लाइन में इफ y इक्वल्स टू u की पावर n where n is a real number and u is the function of x। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने नॉर्मली इसमें क्या किया है, यूज किया। ठीक है भाई, अगर इसकी फर्दर एक्सटेंशन आप देखें तो फर्दर एक्सटेंशन पेज नंबर 10 पे ही सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला है, इफ y इक्वल्स टू ax प्लस b टू द पावर n। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि एक बार हम लोगों ने जस्ट लाइक साइन को डिफरेंशिएट किया तो cos आ गया, फिर साइन के साथ में ओमेगा टी था
जिसके अंदर t हमारा पहले से इंक्लूडेड था, इसलिए ओमेगा t को दोबारा से हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू t, तो हमारा क्या आ गया ओमेगा, और ओमेगा को हम लोगों ने क्या लिख दिया आगे। जिन लोगों की समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है सिर्फ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। इस तरह की चीजों की हम लोगों को जरूरत होगी, धीमे धीमे करके समझ में आ जाएगा। इस तरह से डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो हमारे जरूरत की चीजें थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। इसके बाद पेज नंबर 12 पे हमारा शुरू होगा इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोग इसे नोट कीजिए और मैं इतने में अटेंडेंस ले लेता हूं। क्या हो गया बेटा? अच्छा, निपुण शर्मा, आस्था जैन, आस्था बढ़िया, आपकी फीस आज लाए? अच्छा एक चीज और बताएं, कल मेरे को किसने फीस दी थी? आपने दी थी। आपका नाम भवेश अग्रवाल, और किसने दी थी भवेश अग्रवाल के अलावा? और किसने भी दी थी क्या? भवेश अग्रवाल की लड़ाई हुई है मैंने। कल किसी और ने फीस दी थी मेरे को भवेश अग्रवाल के अलावा? नहीं, ओके। आस्था बेटा? नहीं बेटा, पर मंथ का ऑप्शन ही नहीं है, सॉरी पर मंथ का बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है, और ये पहले दिन क्लियर कर दिया था हमने। अभी आप पे कर दें और बाकी मम्मी को जाकर के घर को बता दें, ठीक है ना? ये कितनी है? 750 किसने बताया था पर मंथ में? मैं 750 इसमें चढ़ा दे रहा हूं, और पर मंथ का कोई ऑप्शन नहीं है और किसी के लिए नहीं है। आयुषी शर्मा, अनुराग सिंह, अवलीन कौर, भवेश अग्रवाल, चारू गौड़, दीपांशी तंवर, हार्दिक, ईशा गुप्ता, कुणाल, मान्या सिंह, नक्षत्र शर्मा, ऋतिक गोयल। ऋतिक बेटा आपकी फीस? पापा आएंगे कल भी, आप यही कह रहे थे शायद। चलो कोई बात नहीं, पापा अभी आएंगे तो बात कर लेंगे। लेकिन बेटा ऑप्शन कहीं नहीं है, 1 वीक का टाइम था और 1 वीक में ही सबमिट करना है। और आई एम टू सॉरी टू से कि अगर फीस आपकी कल शाम तक सबमिट नहीं होती, जिन लोगों की नहीं सबमिट होती, तो वो परसों की क्लास में ना आए। बिल्कुल क्लियर सा फंडा है। रोहित पांचाल, शिवानी सागर, उत्कर्ष गोयल, ऋषिका मल्होत्रा, एनीबॉडी एल्स जिसका नाम मैंने नहीं बोला है? एक तो होगा अभी, एक नहीं बची थी। अच्छा आपका, बाकी सब लोग का फॉर्म इसमें है? अच्छा ठीक है बेटा, मैं भी आपको फॉर्म दे रहा हूँ, फॉर्म फिल करके जाएंगे आप, ठीक है ना? हाँ भाई हो गया। चलिए हम लोग बात करना चाहेंगे अब इंटीग्रेशन की। देखिए इंटीग्रेशन जो है कहीं ना कहीं समेसन है, या ऐसे कह सकते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन का उल्टा है।
डिफरेंशिएशन क्या क्या है? उल्टा। डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने क्या किया था, एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था कि कोई अगर मेरे पास लेंथ L है और इसको स्मॉल पार्ट्स में मैं क्या करता हूं, तोड़ता हूं, तो L को मैं लिख देता हूं dl और इस प्रोसेस को बोलता हूं डिफरेंशिएशन। इसका उल्टा, मेरे पास छोटे छोटे बहुत सारे लेंथ हैं या लेंथ के टुकड़े हैं, इन सबको जोड़ करके मैं पूरा एक बनाता हूं, तो ये प्रोसेस कहलाता है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं से समेशन से आया है। अब हम ये जानेंगे कि समेशन और इंटीग्रेशन में फर्क क्या है। आपने जब स्टैटिक्स किया था तो उसमें मीन, मीडियन, मोड जैसी कुछ चीजें की थी। एवरेज निकालने के लिए आपने इस समेशन के साइन का यूज किया था। आपने लिखा था x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 व्हाटएवर सो xn, याद आया? ऐसा लिखा था। और इस चीज को यहां पे आपने इस साइन की हेल्प से डिनोट किया था xi, वेयर i इक्वल्स टू 1 to n, याद आ गया? समेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है? बहुत नॉर्मल सी बात है कि अगर ये सारे x1, x2, x3, x4, xn सारे आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल एक जैसे हैं, तो हम लोग इस समेशन का साइन न लगा करके सीधे सीधे इसको लंबा कर देते हैं और इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? ऐसा करने से हम लोगों को फायदा ये होता है कि कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलों के बेसिस पे सीधे सीधे आंसर हमें मिल जाते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो या कुछ और चीजें, हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की बात करते हैं, तो इनका फायदा क्या है? इनका फायदा ये है कि मैथ्स को हम इजी बना रहे हैं, कुछ फॉर्मूलों के बेसिस पे हम सारा का सारा क्लियर कर दे रहे हैं। ऐसा ही यहां पे होगा। तो इंटीग्रेशन का बेसिक कौन सा समझ आ गया क्या होता है, कि इंटीग्रेशन होता क्या है? ठीक है। अब इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हमारे पास हैं। ये फॉर्मूले पेज नंबर 12 पे दिए हुए हैं। सबसे पहले तो इंटीग्रल कैलकुलस क्या होता है ऐसे समझाने की कोशिश की है। द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। द सिंबल, ये वाला सिंबल, ठीक, is used denote integration if fx is the differential coefficient of function fx with respect to x, then by integrating fx we can get fx again। यानी हम लोग इंटीग्रेशन करके पूरा बड़ा फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी छोटे फंक्शन को हम लोग बड़े फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैपिटल fx और स्मॉल fx दो अलग अलग फंक्शन है। स्मॉल fx का हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया तो कैपिटल fx हम लोगों को मिलता है। इसके लिए कुछ जनरल फॉर्मूले हैं, वो जनरल फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। जो सबसे ज्यादा काम का है वो है x⁴n dx इंटीग्रेशन। और ये फॉर्मूला अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो बिल्कुल उल्टा है इसका जो डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला था। क्या है साहब? पहले तो हम ये समझे कि यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है। यहाँ पे x है तो ये x वेरिएबल है, यहाँ x है, यहाँ पे y होता, z होता, k होता, t होता, p होता, तो ये कांस्टेंट कहलाता। गॉट इट? तो जो यहाँ पे होता है वही यहाँ का वेरिएबल कहलाता। फॉर्मूला है x टू पावर व्हाट n+1 अपॉन n+1। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे dx⁴n over dx that was equals to n x⁴n-1। देखिए जरा, यहां पुरानी पावर से मल्टीप्लाई किया था, ठीक, यहां पुरानी के बजाय नई पावर की बात कर रहा है और डिवाइड कर रहा है, दोनों चीजें उल्टी हो गई। पुरानी पावर से मल्टीप्लाई किया था तो पुरानी नहीं है, यहां पे नई है, मल्टीप्लाई किया था, यहां डिवीजन हो रहा है। यहां नई पावर निकालने के लिए एक माइनस किया था, यहां नई पावर निकालने के लिए हम लोगों ने एक प्लस किया है। गॉट इट नॉट इट? इसके लिए एक दो एग्जांपल छोटे छोटे से देखते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूं y⁴ dy इंटीग्रेशन। ये y है, ये भी y है, इसका मतलब ये क्या है? वेरिएबल है।
तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। फॉर्मूला ये अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा y टू द पावर 4 प्लस 1 ओवर 4 प्लस 1 दैट इज y टू पावर 5 ओवर 5। दैट विल बी आंसर। पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया। सबसे ज्यादा जरूरत हम लोगों को इसी फॉर्मूले की पढ़ने वाली है, बहुत आसान सा है, यही फॉर्मूला हमारा यूज होना है, बाकी के फॉर्मूलों की जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ने वाली। ठीक, छोटे मोटे साइन वाइन के 2-4 फॉर्मूलों की जरूरत है, बहुत रेयर केस में जरूरत पड़ती है, तो हम लोग यहाँ पे उनको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ओके, इसके बाद में इसी का एक्सपेंशन आता है dx इंटीग्रेशन। आंसर इसका सीधा सा है x, लेकिन जरा मैकेनिज्म समझें कि x आया कैसे। dx से आगे कुछ नहीं लिखा तो मैं 1 लिख सकता हूं और 1 को x की पावर 0 लिख सकता हूं, किसी को एतराज तो नहीं है। 6 या 7 में पढ़ के आए थे हम लोग कि किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 होता है, याद आ गया ना? गुड। देखें, x पावर 0 प्लस 1 ओवर 0 प्लस 1 दैट इज x पावर 1 ओवर 1 दैट इज x। ये तो बात है, बोलो। तो ये हमारा फॉर्मूला यहां से आता है। एक अगली बात हम लोग करते हैं, क्या करते हैं साहब, यहां पे हम लोग सपोज y ले लेते हैं। एग्जैक्टली यहां x है तो यहां x जो है वो तो मेरा कैसा होगा, वेरिएबल होगा, और ये y कांस्टेंट होगा। तो इस कांस्टेंट का मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल सा ये कांस्टेंट जो है वो इस फॉर्मूले में आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जांपल में भी मैं चेंज करता हूं, मान लीजिए मेरे पास में यहां ये 7/2 था, तो नाउ 7 इज नॉट वेरिएबल, ओनली y इज वेरिएबल, सो वी विल अप्लाई फॉर्मूला ओनली इन y। 7 is constant, so we may write here 7 simply, but you not it। तो इस तरह से हम लोगों ने किया। अब जरा इसका फेलियर देख लीजिए, किसका फेलियर, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले का देखें। फेलियर यहां है x पावर -1 dx, या इसका फेलियर हो जाएगा। क्या फेलियर हो जाएगा देखें, x पावर -1 प्लस 1 ओवर -1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू x पावर 0 ओवर 0। व्हाट डू यू मीन, फेलियर हो गया। ये फेलियर हो गया तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए मुझे क्या करना है, एक अलग से फॉर्मूला याद रखना है। तो ये जो फेलियर वाला कंडीशन है इसकी भी जरूरत हम लोगों को बहुत ज्यादा पड़ती है, और पेज नंबर 12 पे सबसे नीचे की तरफ ये दे रखा है log e बेस x। हम इसका इंटीग्रेशन ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि ये फेलियर है, इसका सीधे सीधे आंसर log e बेस x होगा। ठीक है, log के बारे में एक छोटी सी जानकारी मैं और यहां शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। देखिए, दो तरह का लॉग होता है, एक होता है log e बेस और एक होता है log 10 बेस। इन दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। जितने भी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले होंगे सब में e बेस आएगा, और जो टेबल्स होती हैं लॉगरिथम की उन सब में बेस 10 होता है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, स्पेशली केमिस्ट्री में जब जाएंगे, यहाँ फिजिक्स में उतनी ज़्यादा नहीं पढ़ने वाली, लेकिन जब केमिस्ट्री में जाएंगे तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। इंटीग्रेशन की जरूरत वहाँ भी पढ़ने वाली है, डिफरेंशिएशन की भी जरूरत वहाँ पढ़ने वाली है। ये एक अलग बात है कि आज नहीं पढ़ेगी, 6 महीने बाद पढ़ेगी, 4 महीने बाद पढ़ेगी, वो एक अलग मैटर है, लेकिन पढ़ेगी। ठीक, तो जब भी log e बेस को हमें कन्वर्ट करना है log 10 बेस में, तो एक छोटा सा मल्टीपल होता है, कितना, 2.303। 2.303 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा आंसर मिल जाए। तो ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, log e बेस x और log 10 बेस x। इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में जब भी हमारा कोई आंसर आएगा तो log e बेस में आएगा। ठीक है, और जब टेबल की बात हम करेंगे तो log बेस 10 होगा। डाउट? चलिए, तो ये 2-3 फॉर्मूले हम लोगों ने यहाँ शेयर किए। इसके बाद अगला फॉर्मूला बड़ा आसान सा है, हटाते हैं ये सब। हाँ बोलिए। एक एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन करें
तो उसके दो इंटीग्रेशन भी तो हो सकते हैं। दो इंटीग्रेशन एक एक्सप्रेशन के हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो रिवर्स प्रोसेस अगर आप कहते हैं कि साहब एक क्वांटिटी का पहले हमने डिफरेंशिएशन किया और फिर उस क्वांटिटी को इंटीग्रेट किया तो हमेशा आइडेंटिकल आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन 99% केसेस में आइडेंटिकल आता है और स्पेशली फिजिक्स में आइडेंटिकल आएगा। जब आप मैथमेटिक्स में जाएंगे तो हो सकता है कि आपको आइडेंटिकल चीजें ना मिले, क्योंकि वहां कुछ हाइपोथेटिकल चीजें होती हैं। फिजिक्स में कोई भी चीज हाइपोथेटिकल नहीं है। फिजिक्स का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब रियल में है, हमारे आसपास है, तो उसमें हाइपोथेटिकल कुछ भी नहीं है। जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, ठीक है, वहां आयोटा वायोटा पता नहीं क्या उल्टी सीधी चीजें आती हैं, मुझे तो डर लगता है उनको देख के, है ना। लेकिन फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। फिजिक्स में जो भी पूछा सब रियल है, तो उसमें आप परेशान ना हो। और किसी का कोई डाउट नहीं है? चलिए, असाइनमेंट में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने डिस्कस किया है अब तक? हाँ जी 3, तो 14 आज हमने करा दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। 4 हो गए आपके। 5वें क्वेश्चन की बात करें तो डिफरेंशिएशन का ये अब आप कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमा की भी बात हो गई, ठीक है। 6वां भी कर सकते हैं, 7वां भी कर सकते हैं, 8वां ऑनवर्ड क्वेश्चन आज जो हमारी क्लास हो रही है इंटीग्रेशन की, इसके बेसिस पे होने वाले हैं, ठीक। तो देखिए इन सबका एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको दूंगा, सातों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आपको यहां करके दिखाऊंगा कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए था। लेकिन पहले मैं आपसे असाइनमेंट ले लूंगा जिससे मुझे ये पता लग जाए कि आपने जो कुछ यहां पढ़ा उसके बेसिस पे अपना दिमाग कितना यूज किया। दिमाग की बात नहीं है, थोड़ी सी फिलॉसफी मेरी अलग है। फिलॉसफी ये है कि निश्चित रूप से एक छोटा सा सिद्धांत हम लोग यूज करने की कोशिश करते हैं, और वो सिद्धांत क्या है कि भैया जिस ऑर्गन का यूज आप ज्यादा करेंगे वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एग्जाम्पल बड़ा क्लियर सा है, आपके 2 हाथ हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, आपका कौन सा हाथ स्ट्रॉन्ग है? कभी सोचा है क्यों? क्यों आप इसको ज्यादा यूज करते हैं, ठीक। और प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकती है, भगवान ना करे किसी के साथ, मान लीजिए किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, 1.5 महीने के लिए उस पर प्लास्टर चढ़ जाता है। आप लोगों के साथ में किसी का हुआ है ऐसा? नहीं हुआ, अच्छी बात है, भगवान ना करे। लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं। मेरा एक बार पैर टूट गया, 1.5 महीने तक उस पर प्लास्टर रहा। जब 1.5 महीने के बाद प्लास्टर हटाया तो ऑलमोस्ट ऐसा था जैसे पैर मेरे पास है ही नहीं, बिकॉज ऑफ 1.5 महीने तो मैं उसका यूज ही नहीं किया। सिंपल कॉन्सेप्ट इज देयर कि अगर हम लोग अपने दिमाग का उपयोग करेंगे तो ये मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, और अगर दिमाग का उपयोग नहीं करेंगे तो ये हमारा कमजोर बना रहेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, पक्का दूंगा, लेकिन आपसे पहले असाइनमेंट ले लो, ठीक है। फिर असाइनमेंट की जब चेकिंग होगी तो उस समय हम लोग सारे सॉल्यूशंस यहाँ करवाएंगे। तो इस भरोसे आप ना बैठे रहें कि हम यहाँ कराएंगे तो असाइनमेंट करना है, असाइनमेंट आपको पहले करना है। ये एक अलग बात है कि जिन क्वेश्चंस में थोड़ा एडिशनल पार्ट था, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 मैंने अभी मैक्सिमा और मिनिमा का डिस्कस किया, आपके साथ शेयर किया, या एक क्वेश्चन अलग से साइन ओमेगा टी वाला लेकर के डिस्कस किया, कुछ उनमें अलग था तो मैंने अपनी तरफ से ले लिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट, आसान वाला फॉर्मूला कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन का है जिसमें हम टर्म्स की बात करते हैं। आप इंटीग्रेशन करें या डिफरेंशिएशन करें, ये बात जरूर देखनी है कि पर्टिकुलर इक्वेशन में कौन वेरिएबल है और कौन कांस्टेंट है। वेरिएबल का ही इंटीग्रेशन हो सकता है, वेरिएबल का ही डिफरेंशिएशन हो सकता है, कांस्टेंट के साथ हमारा कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता, ठीक है। या ये जो है किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का इंटीग्रेशन जिस क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं वो उसमें आके और क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ऐसे समझ लें, मैंने लिखा 7dx इंटीग्रेशन, ठीक। 7 अपनी जगह पे रहेगा, dx का इंटीग्रेशन x होगा, ये आंसर आ जाएगा। तो इस चीज को मैंने अभी आपसे डिफाइन किया, शेयर किया कि अगर मैं किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो वो कांस्टेंट क्वांटिटी तो आएगी आएगी, साथ में
जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूं वो और आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगी। जबकि डिफरेंशिएशन का उल्टा था, d7/dx मैंने किया था तो ये 0 आया था। किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये एक छोटा सा फॉर्मूला या नियम याद रखना है। आगे बढ़े। ओके, इंटीग्रेशन u प्लस v दैट इज dx। नो डाउट यहां पे दो अलग अलग टर्म है, तो सबसे पहला मेरा काम होगा u dx प्लस v dx। अब मैं इसमें जो भी मेरे नियम है, अब देखिए u मुझे पता नहीं है क्या है, यानी मुझे नहीं पता u क्या है, तो x के रेस्पेक्ट में इसको क्या मानूंगा, कांस्टेंट मानूंगा। कांस्टेंट मानूंगा तो सीधा ux हो जाएगा, प्लस मुझे नहीं पता v क्या है, मैं कांस्टेंट मानूंगा तो vx। ये एक अलग बात है कि फिजिक्स के सिनेरियो में अगर मैं कहता हूं इसको क्या इनिशियल वेलोसिटी, इसको कहता हूं फाइनल वेलोसिटी, इसको कहता हूं डिस्टेंस, तो क्या डिस्टेंस के ऊपर इनिशियल वेलोसिटी डिपेंड करती है? नहीं। डिस्टेंस के ऊपर फाइनल वेलोसिटी डिपेंड कर सकती है। कब? जब मेरा मोशन एक्सेलरेटेड हो। नहीं समझे भाई? ज्यादा लंबी दूरी के लिए एक्सेलरेशन लगाता हूं, ज्यादा फाइनल वेलोसिटी होगी। कम दूरी के लिए एक्सेलरेशन लगाता हूं, कम होगी। इसका भी एग्जांपल बड़ा क्लियर सा है। मान लीजिए बादल यहां है, क्लाउड्स, और यहां से एक पानी की बूंद गिरी, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी u0 धीमे धीमे नीचे आई, जमीन पर टकराएगी, उस समय उसकी जो भी वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी है। बात क्लियर है? यहां था क्लाउड, तो कम डिस्टेंस ट्रैवल करके जमीन पर गिरी है। अगर यही क्लाउड यहां ना होकर के छठी मंजिल पे होता, इनिशियल वेलोसिटी तो वहां से भी 0 थी, डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करके आई, तो जो भी मेरी बारिश की बूंद थी उसकी वेलोसिटी जमीन से टकराते समय काफी ज्यादा होगी। यही तो एग्जांपल दिया मैंने यहां पे कि फाइनल वेलोसिटी मे डिपेंड ऑन डिस्टेंस बट इनिशियल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। कब? अगर मेरा एक्सेलरेटेड मोशन है तब। और बरसात की बूंद जब ऊपर से नीचे गिरती है तो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। कौन सा एक्सेलरेशन लगता है? ग्रेविटी लगती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है। आर यू गेटिंग नॉट? 9.8 होती है। बिल्कुल सर, 9.8 होती है, लेकिन हर जगह पे नहीं। नॉर्मली हम लोग 9.8 यूज करते हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन हर जगह पे नहीं। माउंटेन्स पे जाएंगे अलग होगा, माइंस खोद के जमीन में जाएंगे अलग होगा, इक्वेटर पे अलग होगा, पोल्स पे अलग होगा, ठीक है। ये तो बात हो गई अर्थ की। मून पे जाएंगे अलग होगी, जुपिटर पे अलग होगी। ये सब हमारा जो 6 यूनिट है ग्रेविटेशन वाली, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सब पढ़ना है हमारे सिलेबस में ये सब, ठीक, कहाँ पे कितनी होगी, लेकिन नॉर्मली 9.8 हम लोग यूज करते हैं। ओके, कई जगह पे 10 भी यूज कर लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला देखें, cu dx। c को यहाँ पे कांस्टेंट कहा हुआ है, तो ये c इंटीग्रेशन u dx, ठीक है। इसके बाद c x टू पावर n, ये एग्जांपल वो 7 से मल्टीप्लाई करके मैंने आपको समझा ही दिया। x टू पावर -1 का कॉन्सेप्ट हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे आना चाहूंगा, e टू पावर x dx। अगेन एक्सपोनेंशियल वाला कॉन्सेप्ट आ गया। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो सीधा सीधा e टू पावर x होता है, कुछ नहीं करना होता है इसमें। जब भी e टू पावर x है, अगेन ध्यान रहे e टू पावर x dx, here x and here is x, दोनों एक जैसे हैं, तो इसका आंसर क्या होता है? e टू पावर x होता है। अब देखो यही में एक मजेदार सा कॉन्सेप्ट, ये e टू पावर x dy कह दिया। व्हाट विल यू डू? कौन बताएगा? जो बताएगा उसको एक पेन मिलेगा इनाम में। और कोई नई बात नहीं है, मैं हिंट दे देता हूं। अभी 10 मिनट के अंदर अंदर हम लोगों ने ऐसा ही कॉन्सेप्ट किया है। जी सर, उसका वो कांस्टेंट नहीं होगा। मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ, आप मुझे आंसर बता दें। देखो, जिन बच्चों की आज पहली क्लास है उनसे तुम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है।
क्योंकि वो तो अभी यही देख रहे होंगे कि वहाँ वो घड़ी लगी है तो वो क्या करती है, ये बीच में लगा हुआ है, ये क्या है, वो कौन सा कैसे चल रहा है ना। इसलिए पहली क्लास में या दूसरी क्लास में कुछ पता भी नहीं पड़ता क्या होता है यहाँ। पर आप चिंता ना करें, मैंने पहले बता दिया आप लोगों को, जैसे ही आपकी कंप्लीट फीस सबमिट होती है सबको मैं रिकॉर्डिंग क्लास प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी पीछे की 4-6 क्लासें हैं उन 4-6 क्लासों को आप लोग देख लेंगे। अगर जो बच्चे यहाँ पहले से बैठे हुए हैं उनको भी रिपीट क्लास चाहिए, ठीक, अगर ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा रिपीट क्लास के लिए, मान लीजिए 5 बच्चों को, 8 बच्चों को, 10 बच्चों को चाहिए, तो हम रिकॉर्डिंग क्लास प्रोजेक्टर पे दिखा देंगे। नहीं समझे तो सब लोग बैठ के देख लेना जो पीछे वाली क्लासें हैं। बाकी कोशिश ये करें कि इस तरह की नौबत ना आए, रोजाना का काम रोजाना करते रहें, ठीक है। और अगर 2-3-4 बच्चे होते हैं तो पीछे कंप्यूटर सेटअप है, उन पे अपना बैठ करके रिकॉर्डिंग क्लास देख लेंगे। हाँ, ये पेन किसको मिलने वाला है? कभी मेरी पॉकेट में जाएगा क्या? हाँ बोलिए। 0 जी नहीं, you are going for integration not differentiation। डिफरेंशिएशन में ये कांस्टेंट की तरह से ट्रीट होगा तो 0 होगा। ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में यहाँ y है, यहाँ e⁻x है, तो ये वेरिएबल तो है नहीं, इसका मतलब कांस्टेंट है। बोलो बेटा, बोलो बोलो। y थोड़ा सा इसको डरने वाली क्या बात है? ओके, कांग्रेचुलेशंस, पेन गोज टू। एक बार क्लैपिंग तो कीजिए। y e⁻x, गुड, वेरी गुड। देखिए आप थोड़ा सा इनिशिएटिव करते हैं तो कुछ हेल्प मैं भी करूंगा, क्योंकि मुझे पेन देना है, वरना तो मैं अपनी जेब में रख लेता जल्दी से आंसर बता के, है ना। देखो बेटा, हमने कुछ नहीं किया, जब ये हमारा कांस्टेंट है, अभी हमने कहा था आपसे, ऐसा एक नहीं दिया था आपके सामने आंसर, 7 यहाँ रख लिया था, dx का इंटीग्रेशन x किया था, यहां भी तो वही किया है, ये पूरा कांस्टेंट है तो ये तो अपनी जगह पे आ गया, बोलो, और dy का y आ गया। इसको मैं e⁻x y लिखूं या y e⁻x लिखूं, डजंट मैटर। अब इतनी सी छोटी छोटी सी बातों पे अटकोगे, इसका मतलब अभी पढ़ने के लिए मेंटली तैयार नहीं हो। पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि ये अब 9-10 वाला सिनेरियो तो है नहीं समझे। यहां तो निश्चित सी बात है, ध्यान से काम करना ही होगा, कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक, गुड। चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग e⁻x dx। ये e⁻x dx, अब देखो इसको और इसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कत है, ऑब्जर्वेशन का खेल है। ये e⁻x है और ये e⁻x है, e कहलाता है एक्सपोनेंशियल, क्या कहलाता है? एक्सपोनेंशियल। तो इसके लिए अलग फॉर्मूले होते हैं, और ये e⁻x सिंपल सा कोई मेरे पास में क्या है, नंबर है, ये एक्सपोनेंशियल नहीं है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला मेरे पास होता है वो होता है a⁻x ओवर log e⁻a। नो डाउट फिजिक्स में इसकी जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ेगी, लेकिन जनरल फॉर्मूला है तो दे रखा है यहां। इसके बाद जो जरूरत पड़ने वाली है वो यहां है sin x dx। ध्यान रहे ये x है और ये भी x है, तभी इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। ये होता है माइनस का cos x, फॉर्मूला है। इसमें मैं कुछ ये नहीं कहूंगा कि माइनस क्यों आया प्लस क्यों आया, हालांकि इसके लॉजिक हैं, मैथमेटिक्स में आप लोग लॉजिक पढ़ेंगे कि ये माइनस क्यों आया, फिजिक्स में नहीं पढ़ेंगे, ठीक। अगर यही चीज मेरी कुछ ऐसे होती, sin x dz, अब क्या करते जी, बोलिए, बोलो बेटा बोलो। sin x into z। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया भाई। sin x नाउ कांस्टेंट, इट इज नॉट वेरिंग विद z, सो सिंपली sin x यू मे राइट हियर एंड dz का इंटीग्रेशन z। पहले लिखो या बाद में लिखो, देखो ऐसे केसेस में पहले लिखने में फायदा है। पहले लिखने में इसलिए फायदा है कि मान लीजिए कोई बच्चा लिखता है xz, तो xz को पूरे को कोई एंगल समझ सकता है, नहीं समझे, तो कभी भी इस x के साथ में z नहीं लिखना, पहले लिखना है, जैसे हमने वहां ओमेगा में किया था कि ओमेगा को लास्ट में उठा के पहले लेके आए थे। तो ये जो एंगल होता है इस एंगल के साथ में आप लोग नाम है ऐसे, गॉट इट और नॉट इट? सर यहाँ पर माइनस नहीं है, कहां पे बेटा? यहाँ पर
माइनस कोस एक्स तो है। बेटा यहाँ तो sin x का इंडिकेट होकर के फॉर्मूला मिला cos, यहाँ तो हमने sin का sin ही लिखा है, कोई चेंज थोड़ी हुआ यार, ठीक है ना। यहाँ हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया बेटा, यहाँ तो sin x कांस्टेंट है तो इसको एज कांस्टेंट हम लोगों ने ट्रीट किया और dz जो था उसको हमने चेक। चलिए इसके बाद जो ओमेगा वाला जैसे कॉन्सेप्ट था बिल्कुल वैसा ही एक फॉर्मूला और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे। 8 o'clock से आप लोगों की मैथमेटिक्स की क्लास है, जो लोग रुकना चाहते हैं वो रुक जाएंगे, मैथ्स की अपनी क्लास लेकर के जाएंगे, ठीक है ना। इवन जिन बच्चों ने मैथ्स कहीं दूसरी जगह पे शुरू भी कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्स में आप 2 क्लास ट्रायल ले सकते हैं। हालांकि मैं आपको ये बात यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, ट्रायल क्लासेस के बेसिस पर किसी भी टीचर के बारे में कुछ भी फॉरकास्ट नहीं किया जा सकता। तो दिमाग में अगर किसी के में ये ट्रायल क्लास वाला कॉन्सेप्ट है तो उसको निकाल दें। पूरे साल टीचर क्या करने वाला है 2 दिन में आपको किसी हाल में पता नहीं लगेगा। 100% फेथ के साथ जहां भी बैठते हैं वहां आपको बैठना है कि जो भी करना है यही करना है और जैसे ये करा रहे हैं वैसे ही करना है, तो आप 11th में सरवाइव कर पाएंगे, अदरवाइज तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, चाहे वो मैथमेटिक्स हो चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, ठीक है ना। चलिए ये था हमारा sin nx dx, ठीक। तो एक बार इसको पूरा 1 मान लेते हैं, इसके अंदर x आ रहा है, यहां भी x है, तो इसको पूरा एक बार क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो sin का हो जाएगा माइनस का cos nx, ठीक। अब इसके बाद जो nx है, इस nx की बात अगर मैं करूंगा इंटीग्रेशन की तो 1/n और आएगा। ये बात समझ आ गई? नहीं आएगा कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद हो गया, बात बता समझा देंगे जरूरत पड़ने पर, ठीक है बेटा। अभी सीधे सीधे आप फॉर्मूला यहाँ पे धीमे धीमे करके याद करना शुरू कर दीजिए। चलिए इसके बाद में एक और देखेंगे हम लोग, cos x dx इंटीग्रेशन दैट इज sin x। इसमें माइनस नहीं आता, cos का प्लस sin x होता है जबकि sin का माइनस cos x होता है। सर लेकिन ऐसे इसको उल्टा करना, उसमें इंटीग्रेट करना, डिफरेंशिएशन में इसका उल्टा था, बिल्कुल पक्का। तो इसको याद करने का तरीका यह है, हम डिफरेंशिएशन याद कर लें और इंटीग्रेशन में उल्टा कर लें, या हम इंटीग्रेशन याद कर लें डिफरेंशिएशन उल्टा कर लें। जिस चीज को पहले पढ़ते हैं उसको सीधी कह देते हैं, इसका मतलब डिफरेंशिएशन वाले फॉर्म में सीधे कह देते हैं हम, और उसका उल्टा कर देते हैं किसमें, इंटीग्रेशन। ऐसे ही याद रखें, बहुत बढ़िया बात है। समझ आ गई बात? तो ये सारी की सारी बातें थी मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। देखो फॉर्मूले जो इसमें और आगे दे रखे हैं, इनकी नॉर्मली जरूरत हम लोगों को फिजिक्स में नहीं पड़ेगी, लेकिन मैथमेटिक्स में आप लोगों को इनकी जरूरत पड़ेगी। जो लोग जितने याद कर सकते हैं दे आर मोस्ट वेलकम। हमारी जो जरूरत थी फिजिक्स की उतने फॉर्मूले हमने यहाँ पे डिस्क्राइब आपको कर दिए। बाकी जो दूसरी साइड में फॉर्मूले दे रखे हैं इन सब की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन से रिलेटेड 2-3 चीजें और हैं जिनको हम लोग शेयर करेंगे कब, परसों की क्लास में, कि इंटीग्रेशन कितने तरीके का होता है। आर यू गेटिंग? दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू पर्टिकुलर क्लास। मैथ्स वाले बच्चे रुक जाएंगे, नेक्स्ट क्लास हम लोगों की होगी परसों अपने टाइम। ओके बेटा, आप फॉर्म लेंगे, अपना फॉर्म फिल करके यहाँ से निकलिए, है ना। मैथ्स वाले बच्चे रुके रहेंगे, 5-7 मिनट का ब्रेक है, 5-7 मिनट के बाद में आपकी क्लास। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तब देख लीजिए।
स्कूल है तो फिर एक काम कीजिए, आप आइए शाम को 8 o'clock, ठीक है ना? 8 o'clock आइए। हाँ बैठो। हैं? फीस कितनी है? फीस बता देंगे आपको। वैसे मैं समझता हूँ फीस होगी उसकी 750 रुपये महीने। पहले महीने 1000 पे करना है, उसमें मंथली ऑप्शन है, और पूरे साल का सबमिट करेंगे तो 9% डिस्काउंट मिल जाएगा उसमें, ठीक है ना? जी भाई साहब। हाँ जी। बाकी बता दीजिएगा, अभी तो यही देख रही होगी बच्ची की हो गया है, आप चिंता ना करें, रेगुलर रहेंगे। कोई बात नहीं, अंदर होंगे। बेटा मैं फॉर्म जो है ना आपका बाद में फिल करा दूंगा, आपका अपना फ़ोन नंबर बोल दो बस, 1 मिनट में तो इसमें एंट्री कर देता हूँ। हाँ 111 544 991137 क्या नाम है आपका? प्रतीक्षा। बेटा फी मैंने इसी में आपके एंटर कर दिया, ठीक है ना? फॉर्म जब आप फिल करोगे तो इसको कर देंगे अभी। आपका स्कूल है कौन सा? ग्रीन वे है ना? मेरा चाबी नहीं, लाइट 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 ऐसे कैसे गई? लाइट ऐसे कैसे गई? अंदर बुला लेंगे। नहीं अंदर तो बुला लेना। अरे आप एक बार फिर से ट्रिप हो रहा है, हाँ जैसे बीच में हुआ था। हाँ 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 हाँ। लोड ज़्यादा हो रहा है ना? तो ये बंद कर देते हम अंदर आ जाते हैं। अंदर वैसे भी वो है, एक मैथ्स वाले सर आ रहे हैं, मैथ्स की क्लास लेंगे वो।